नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। बीपीएससी के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। इससे अभी हम लोग साइंस के एमसीक्यू कर रहे हैं, किसके? साइंस के, जिसका आखिरी वीडियो होगा ये। इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अपलोड हो चुका है, पूरा के पूरे सारे उसके क्वेश्चंस जितने घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिया हुआ है। आज बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में 127 के करीब में क्वेश्चंस होंगे। ओके, एक एक करके हम 127 कंप्लीट करेंगे। आज मेंस के लिए, मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करते हैं बीपीएससी के लिए, वो अपलोड हो गया है चैनल पर। और कल से हम लोग फिर से करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। 600 एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से पहले पहले तक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, डार्विन ने लिखा है इसको। ओके, डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे पर। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? किसका, ये पूछा है। इंसुलिन जो होता है वो किसका मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय को नियंत्रित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। इसको जरूर याद रखना। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ये बार बार पूछा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तीसरा है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन सा? पेंसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फाडाइनीज। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसको पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से पेंसिलिन, सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक हैं, यानी कि इसका दो आंसर हो जाएगा। सल्फाडाइजीज और पेंसिलिन, दो इसके कौन कौन से हैं? ये एंटीबायोटिक हैं। ये 2017 में 63वीं बीपीएससी में पूछा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत बोल रहा है गेहूं, जौ, मक्का, चावल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चावल दिया है। सबसे मुख्यतः पूछा है, मुख्यतः। ओके, वैसे मक्का में भी पाया जाता है। ओके, तो चौथा का क्या आंसर हो जाएगा? सी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। उपयुक्त विकल्पों में चावल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो पांचवा क्या आंसर हो जाएगा? कीटों को वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है वही कीट संवर्धन में आता है, जिसमें हम केचुए जैसे कीट को वृद्धि करते हैं, है ना, जो किसान का, जिनको मित्र कहा जाता है। जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। 7 नंबर है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों का किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, जिसका कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? पराध्वनि तरंगें। अल्ट्रासाउंड का हिंदी क्या होता है? पराध्वनि। साउंड दो तरीके के होते हैं, एक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है ना। तो 20 हर्ट्ज से कम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जिसको हम सुन नहीं सकते। ये मेन रेंज होता है इंसान जिसको सुन सकता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं। 20,000 हर्ट्ज इंसान सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। ओके, अब 20 हर्ट्ज से कम वाले को बोलते हैं सबसोनिक। ठीक ना, इसको ज़रूर याद रखना। अल्ट्रासोनिक के बहुत सारे यूज होते हैं, उनमें से एक है कि अल्ट्रासाउंड करना। निम्न से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेब सच्चा फल नहीं है। ये सुन के तो मैं भी बहुत चौंका था कि बचपन से हम जिसको फल मानते वो फल ही नहीं है। जब एक फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, काजू और नाशपाती, इनको फल नहीं माना जाता है। ठीक ना। लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग इसके शुष्क पुष्प की कली होती है। पुष्प की जो कली आती है ना फूल खिलने से पहले, वही वाला भाग लौंग होता है। ओके, लौंग को यूजीनियाई कैरियोफाइलेट नामक एक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से निकाला जाता है। लौंग एक मसाला है। पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। 2020 के प्री का ये क्वेश्चन है और इसका यूज़ तो पता ही है, दांत के दर्द वगैरह सब में। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि
अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि बताओ इसका आंसर 11 क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें नोड और एंटी नोड्स होते हैं अदरक में, इसलिए इसको तना माना जाता है, जड़ नहीं माना जाता है अदरक को। समझ रहे हो ना? नोड्स और इंटर नोड का उपस्थिति होना तने का विशेष लक्षण है। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, यह कहा जाता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष और एक बीज। पादप जो होता है, पादप कली, वो क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो ये एक भ्रूणीय टहनी होती है जिससे वंश आगे बढ़ सकता है किसी भी चीज़ में। जो कली होती है उसी में तो फिर बीज भी निकलते हैं ना, मैक्सिमम टाइम पर फूल बनता है फिर बीज बन जाता है ना। तो ये भ्रूणीय टहनी होती है, एक्चुअली में क्या होती है? टहनी। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा टिपिकल होता है और वीवीआई टाइप का होता है, इसको जरूर याद कर लेना। 2 बार वीडियो देखोगे तो 122-20 करीब में क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा 2 बार देखने में कभी भी, तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हेलोफाइट। जैसे जो सुंदरी वृक्ष होते हैं जो उगते हैं, मैंग्रोव्स वन होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। लवन मृदोभिद, लवन के मृदा को उगने वाला वृक्ष होता है लवन मृदोभिद। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी। जैसे ईसीजी होता है वैसे ही ईईजी होता है। मेडिकल साइंस में सब टर्मिनोलॉजी यूज होता है। इन उपकरणों को आपको पता होना चाहिए, हर साल बीपीएससी में 1 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है इससे। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ईईजी का उपयोग मस्तिष्क के अध्ययन में किया जाता है। मस्तिष्क के अध्ययन में, किसके में? ब्रेन में। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है कौन सा? मांसपेशियों के दर्द के उपचार में कौन सा विकिरण उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है मांसपेशियों के दर्द के लिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? अनुकूलता, उत्परिवर्तन, सहभागिता, बहुगुण सूत्रता। अत्यधिक विविधता, विविधता क्या होती है जीवों के अंदर? जीवों में कौन सी विविधता होती है? एक ही कुत्ता का अलग अलग ब्रीड हो सकते हैं, तो वो इसी को जीव के अंदर विविधता कहा जाता है। अगर इकोलॉजी पढ़ा होगा तो अल्फा टाइप, बीटा टाइप, गामा टाइप की जो विविधता होती है उसी की बात कर रहा है। तो 16 का क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा विविधता होती है। वैज्ञानिकों का समूह जिसने प्राकृतवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसने नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादों के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नव डार्विनवाद है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुत सारे लोगों ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है, उन्हीं में से मेंडल महोदय ने जो दिया उसका पूछ रहा है आपसे, किस पर आधारित है? कायिक जनन, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन उपयुक्त सभी। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत। डीएनए की खोज किसने की थी? अब इस क्वेश्चन का बड़ा विवादित रहता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ई दिया है इसमें, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। जो उसका हेलिक्स संरचना होता है ना डीएनए का, उसको पेश किया था इन वैज्ञानिकों ने। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। तो फ्रेडरिक मिस्चर है क्या ऑप्शन में? एक में भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित से कौन सा एक उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, RNA, DNA। क्या पूछा है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण में, जेनेटिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए हमेशा DNA जिम्मेवार होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो 20 का आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में और यकृत में ऊर्जा जमा होती है। शरीर की कोशिकाओं कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बस वही ग्लूकोज परिवर्तित हो जाता है कोई भी चीज़ जो एक सरल शर्करा है, और यह आवेशित होकर रक्त के विभिन्न अंगों उत्तम पहुंच जाती है और वहां पर ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% के करीब में पानी होता है। जो आपका ड्राई वेट निकाला जाता है, देखा होगा कभी, जो शुष्क भार हम लोग निकालते हैं इकोलॉजी वगैरह सब के लिए, तो शुष्क भार में क्या होता है, किसी मनुष्य का अगर 100 किलो वजन है तो हम उसका वजन क्या बोलेंगे, 30 किलोग्राम होता है। उसके शरीर से जो भी पानी के अंश होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो शुष्क भार में पानी ही निकालते हैं। 70% के करीब में हमारे शरीर में 2/3 पानी होता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, ये हर साल ही पूछता है। हर साल ही पूछता है का मतलब हर साल पूछता है। तो इसका 22 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाता है, शरीर में खून का थक्का बनाता है। और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी मतलब एंटी हेमोस्थेरेजिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। जिसका रक्त नहीं रुकेगा उसका ऑपरेशन कैसे होगा। 23 निम्नलिखित कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में, जो पॉइजन के विरुद्ध पॉइजन का काम करता है। तो विटामिन के ही है जिसका काम किया जाता है। प्रतिस्कंदक विषों की प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट्स के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी कहते हैं और इसकी कमी से व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं हो सकता है। 24 नंबर पर पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन D2 को कहते हैं आर्गोकैल्सिफेरॉल। ओके, D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल, जबकि विटामिन D3 को कैल्की कैल्सिफेरॉल कहते हैं। D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी और मांस, मछली, तेल, इन सब में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स योग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स रोग हो जाता है। रोग और विटामिन जरूर याद करके जाना, हर साल 2-3 क्वेश्चन टकराते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। और विटामिन से संबंधित पूरा का पूरा जो घटना चक्र साइंस में जितने MCQ होते हैं 150-200 विटामिन से संबंधित, उसको कंप्लीट करवाया मैंने चैनल पर। घटना चक्र जो आती है साइंस के MCQ बुक, जितने उसमें साइंस के बुक हैं, उसे पूरा का पूरा बायोलॉजी हमने कंप्लीट किया हुआ चैनल पर, उसको जाके आप देख सकते हैं। ओके, मेरे पहले वाले वीडियो वही सब हैं। 26 नंबर है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरोप्थैलेमिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबैलेमिन, रक्त अल्पता, आर्गेनिक कैल्सिफेरॉल, रेकेटस। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो बी गलत है। टोकोफेरॉल बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। इसको पढ़ लेते हैं। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैलेमिया रोग होता है। साइनोकोबैलेमिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। बेरीबेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन, B1 का क्या नाम होता है, थायमिन नाम होता है। विटामिन B1 का क्या नाम होता है, थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। टोकोफेरॉल किसका नाम है, विटामिन ई का नाम है। निम्नलिखित किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। विटामिन B1 के आगे संतरा लिखा हुआ है, विटामिन डी के सामने क्या लिखा हुआ है, यकृत, कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा। तो क्या हो जाएगा, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी ई दिया है आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि सूर्य के प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के सम्मिलित स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है, यद्यपि इसमें तो थोड़ा सा, लेकिन इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः विकल्प ई होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं सही होगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा होता है, तो वो विटामिन B12 कहलाता है। कोबैलेमिन, साइनोकोबैलेमिन जिसको बोलते हैं। ओके, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ग्रोथ के लिए। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की जो संरचना होती है वो गड़बड़ हो जाती है ना। फिजियोलॉजी जो होती है वो कार्य की जिसको कहा जाता है वो गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, इसका संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर के करीब में ब्लड होते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ऊतक टिश्यू है एक रक्त, पता होगा आपको। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। तो 70 किलोग्राम का अगर वयस्क मनुष्य होगा तो उसमें 5 से 6 लीटर क्या रहता है, तो रक्त की मात्रा रहती है।
आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश के रूप में भी संगत होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहा है तो RH कारक जो होता है ना, RH फैक्टर, ये हमेशा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन को मैं पढ़ ही देता हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा, हो सकता है नहीं समझ में आए, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक होता है। RH कारक का सबसे पहली बार जो इसका शोध किया गया तो बंदर पर इसको अपनाया गया था, है ना। तो क्या होता है, RH कारक की खोज लैंड स्टीमर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में किया था। RH फैक्टर की आवश्यकता जरूर, मैच जरूर होना चाहिए। पहले क्या होता था, सीधे कोई भी ब्लड किसी को चढ़ा देता था, अगर सूट करता था बाई चांस तो आदमी जीवित रह जाता था, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो RH फैक्टर की जब से खोज हुई तभी से अलग अलग चीज़ों पर जाँच करके किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है। हो सकता है कि मैच ना करे। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसका पूछ रहा है। स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, एममीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्त दाब ब्लड प्रेशर मापते हैं। औसत कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए औसत, है ना। इसमें जो पहला है 120 क्या कहलाता है? इसको प्रकुचन दाब कहते हैं। 80 क्या कहलाता है? तो ये प्रसारण दाब कहलाता है। 120/80 जिनका भी होता है, नॉर्मल हम लोगों का वही होता है, तो ये नॉर्मल रक्तदाब कहलाता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह हो जाता है वृक्क से? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1200 सीसी करीब में वृक्क से रक्त प्रवाह हो जाता है 1 मिनट में। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य है रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के बाहर से बाहर निकालना। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। समझ रहे हो ना। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। 33 का डी हो जाएगा आंसर। 34 में कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। बाकी RNA, इन्वेंटेजर और एस्कॉर्बिक एसिड तो पता ही होगा आपको। इंसुलिन एक हार्मोन भी होता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? पता होगा, पुरुष और महिला सेक्स हार्मोन होते हैं अलग अलग। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, और क्या दिया है इसका आंसर? और 2 और ऑप्शन होगा, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा होता है महिलाओं के लिए सेक्स हार्मोन? महिलाओं के लिए होता है एस्ट्रोजन, जिसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन कहते हैं। महिलाओं के सेक्स हार्मोन यही होता है। पढ़ देता हूँ मैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं के थीका इंटरना के कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक रहता है। जब से यौवन आरंभ होता है, मतलब 15-16 साल से लेकर और करीब 45 से 52 साल तक करीब रहता है। प्रमुख एस्ट्रोजन इस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसमें स्तनों या दुर्ग ग्रंथियों, गर्भाशय या योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन। जरूर याद रखना क्योंकि पूछता है ये। निम्नलिखित कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव में मदद करता है। BPSC 2016 का क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्षण होते हैं, 2 लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों का गर्भाशय और इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तन की पेशियों को सिकोड़ कर और बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए भी कृत्रिम ऑक्सीटोन इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहा जाता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, इसके कई सारे लोग सिरिंज यूज करते हैं गाय मवेशियों से ज़्यादा दूध लेने के लिए, तो उसके लिए भी उपयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनिल, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो आपको पता होगा किसकी कमी से वो होती है थायराइड बीमारी? आयोडीन की कमी से। तो थायरोक्सिन आयोडाइड कुछ दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सी हो जाएगा एक्शन। थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन या थायरोप्टेरिन, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड के थायरोट्रोफ कोशिका करती है, शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, गॉइटर जिसको बोलते हैं।
पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लीवर में, हमारे मस्तिष्क में होती है ये, किडनी में, मस्तिष्क में। तो कहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? हमारे मस्तिष्क में होती है, पीयूष ग्रंथि जिसको कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सीसोम में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 39 का, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो आपको पता होगा O2 और O2 ही होता है मेन, O2 और ऊर्जा ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? O2 होता है। O2 ऑक्सीजन तभी तो मिलता है ना। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद होता है, देखो यहाँ पर C6H12O6 + 6H2 और O2, जल भी मिलता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पेरोक्सीसोम में। तो इसका 41 का क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। ATP ऊर्जा होता है, हमारे शरीर में भी ये चीज़ काम करता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज जो होता है उसमें मिलता है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। 44 से निम्नलिखित कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि क्विनोन, क्लोरोमफेनिकॉल, सल्फागुआंडीन, एस्प्रिन। तो 44 से क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा। पढ़ देता हूँ कि क्लोरोफेनिकोलॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआडीन एक प्रकार का सल्फानोमाइड प्रतिजैविक है जो जीवधारी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही हैं। सल्फानोमाइड प्रतिजैविक विधि है और ये भी है क्लोरोफेनिकोल। ओके। 45 है कि टाइफाइड तथा कॉलरा एक विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जन्य रोगों के, जलजन्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? जल जनित रोग हैं टाइफाइड और कॉलरा। अगला है 46, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता जो होती है फूड पॉइजन के कारण। तो 46 का हो जाएगा डी, यकृत प्रभावित हो जाता है, लीवर जिसको कहते हैं वो। ओके। अगला पर चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो इसका आंसर दिया है ई। इसको मैं पढ़ देता हूँ, लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार के श्वेत रक्त कोशिका WBC होती है, वाइट ब्लड सेल जिसको कहा जाता है वही होती है, प्रतिरक्षा का काम करती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, हमारे शरीर को बचा के रखती है। तो प्लीहा और थाइमस ग्रंथि होगा। ओके। अस्थि मज्जा भी होगा। तो इसका आंसर ई दे दिया है। ओ कौन जीन संबंधित है? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्रज्वार से। तो 48 का क्या हो जाएगा? कर्क रोग से संबंधित है ओंकोजीन। ओंकोजीन का सामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ल्यूकेमिया जिसको रक्त कैंसर ब्लड कैंसर कहा जाता है उसके रोकथाम में एक रेडियो समस्थानिक उपयोग किया जाता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा है। तो उसका ई दिया है ऑप्शन, पढ़ लेते हैं इसको कौन कौन से इसके होते हैं। रेडियो फॉस्फोरस P32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग दोनों किया जाता है, यानी कि फॉस्फोरस P32 और कोबाल्ट दोनों का, कोबाल्ट तो किया जाता था और फॉस्फोरस भी किया जाता है। ओके। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, अल्कोहल, उसके बाद आयनीय विकिरण। तो आयनीय विकिरण जो है वो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, आयनीय विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिवर्धन की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रणाली का स्वपोषी क्रिया जो होती है वही परिवर्धन होता है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है, यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली के स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस का आपने नाम सुना होगा। तो 52 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है।
मस्तिष्क में होता है ये। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। 53 का भी सी ही आंसर हो जाएगा। 54 है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण बेल्डिंग से, क्रोमोजोम्स में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से। 54 का और दिया है क्या? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों जो थे यानी ये क्रोमोजोम्स के सफलिंग, जीन के मिश्रण और जीन के सम्मिश्रण, इन तीनों से आनुवांशिक विचरण होता है। जीन जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है उसी की बात कर रहा है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? मतलब बनाया था किसने सबसे पहली बार? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर कोर्नबर्ग ने बनाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्विड कार्लसन को दिया गया था। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा होता है? सबसे छोटा जीव तो होता है माइक्रोप्लाज्मा जिसको कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता ये पूछ रहा है। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? विषाणु, वायरस। ओके, वायरस कभी भी किसी मृत चीज़ में उपस्थित नहीं हो सकता। जो चीज़ जीवित होगा उसी में वायरस हमेशा उपस्थित होता है। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के किस कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? किसके लिए कार्य करते हैं ये आवाहन? तो ये काम करती है HIV एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पर? अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लैम्बल, ल्यूवेनहुक, टेमिन। तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहुक ने किया था बैक्टीरिया की खोज 1676 ईस्वी में। अगला है कि 63 नंबर, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आप आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदल दिया जाता है वो कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट होते हैं, जैसा चीज़ जो खुद ब खुद आपके पर्यावरण में विलीन हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु, प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ, तो किसकी मदद से उसको बदलते हैं हम? तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? बैक्टीरिया की मदद से उसको हम संवर्धित कर सकते हैं। ओके, उपयोगी पदार्थ में इसको बदला जा सकता है। कणीय तत्व क्या है? पार्टिकल के आधार पर ठोस अपशिष्ट, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। तो कणीय तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक होते हैं। जो PM 2.5 सुनते होंगे आप या PM 10 सुनते हो वो यही है, पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहा है कणीय तत्व। संवहनीय वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी के लिए हमेशा जाइलम का यूज होता है और फ्लोएम का यूज होता है फूड जाने के लिए। फूड के लिए फ्लोएम और पानी के लिए जाइलम का यूज किया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो लगभग में 36.9 डिग्री के आसपास। फ़ारेनहाइट पर 98.4 होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त समूह क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है O। ओके, 67 का C हो जाएगा। 68 नंबर पर आगे हम लोग, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? AB है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। किसी भी रक्त समूह का ब्लड इसको चढ़ाया जा सकता है। और O होता है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। 65वीं BPSC 2019 में पूछा था। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुकी रज्जु में, तो इसका आंसर हो जाएगा B, 31 जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित हो सकते हैं? तो आपके मुंह में कम से कम 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित हो सकते हैं, एक बार टूटने के बाद फिर से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो लगभग में 28 अस्थियां होती हैं हमारे खोपड़ी में। शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा आप लोग, ओके, अपने अपने ग्रुप में जहाँ भी हो। कपाल में 8 होती हैं, मुख में 14 होती हैं, कंठिका में 1 होता है, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। और जो BPSC के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप चैनल को प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पर करंट अफेयर भी बहुत सारा मिल जाएगा। जनवरी से करंट अफेयर के बाद जो भी वीडियो है ना उनको रिवाइज ज़रूर करके जाना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है उस जनवरी से पहले का भी पूछ ले आपको, है ना। तो करंट अफेयर का इस बार तो कोई ठिकाना है नहीं कि लोग मैक्सिमम अक्टूबर से पढ़ रहे हैं। अक्टूबर से आपको जून जुलाई तक पढ़ना है। अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है, मैक्सिमम चांस है अगस्त में एग्ज़ाम होने का, इसलिए पढ़ना ज़रूर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। पैर की हड्डी किस तरह का क्वेश्चन था?
20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग में उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 206 के लगभग में होती है 20 वर्ष की आयु में। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निक्टेटिंग पारद, कर्णपाली की कर्णव मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दंतक, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका क्या हो जाएगा? जो आपके दांत होते हैं सामने के, वो क्या है? वो अवशेषी अंग नहीं। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जिसका शरीर में कोई काम खास है नहीं। जैसे आपके कान का जो बाहर का भाग निकला, उसका क्या काम है बताना जरा। जीवधारियों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कर्णपली के कर्णाभ मांसपेशियां, इनका कोई काम है नहीं। जीवधारियों अकारकीय, जिसका कोई काम ना हो। शारीरिक अध्ययन से हमें अवशेषी अंग के बारे में पता होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वजों की क्रियाशीलता अंग के समझात दर्शाया जाता है। पहले का अंग हो सकता है, पहले मनुष्य जो थे इनका उपयोग करते हों, लेकिन आज कोई उपयोग नहीं है इनका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो एंजाइम होता है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ। 77 विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी होता है, जो आपके स्किन वगैरह के लिए बहुत फायदाकारक होता है। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं हो सकता। 78 का सी हो जाएगा आंसर। 79 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सबको पता होगा, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इनुलिन क्या है? इलुनिन एक डहेलियों के जड़ों से मिलता है, प्राप्त होता है। इलुलिन पढ़ देता हूँ मैं इसको। इलुलिन एक पॉलीसेक्रेटाइड है जो डहेलिया के जड़ में पाया जाता है। डहेलिया के जड़ में 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो जल होता है। सेल में 80% के लगभग में जल ही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 82 पर आगे। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो क्या पूछ रहा है? 3.5 अरब वर्ष पहले इन सब का आ चुके थे, ये सब पृथ्वी पर आ चुके थे। साइनोबैक्टीरिया व नील हरित शैवाल का 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है पृथ्वी पर। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया हमेशा योनि के मार्ग में होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नान मनुष्य और निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो इसका हो जाएगा क्रो-मैग्नान मनुष्य होता है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। तो 85 का क्या आंसर हो जाएगा? प्राकृतिक वरण होता है विकास का मुख्य कारक। 86 है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटाजिज्म, कॉमलिज्म या कन्वर्सन। तो क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म ही तो कहते हैं ना। जो 86 का क्या आंसर हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म ही कहा जाता है इनको, है ना। दोनों एक दूसरे को, शैवाल और कवक जो होते हैं, एक दूसरे को सहपोषी कहा जाता है इसको, है ना। सही शब्द हिंदी में यही होता है शायद। ओके, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं एक दूसरे। जैसे शैवाल है वो क्या करता है? कवक जो है वो एक को घर पहुंचाता है, तो वो उस बदले में उसको भोजन पहुंचाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में, सेरेबम में, सेरेबेलम में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्वस सेल में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, कशेरुकी रज्जु में उपस्थित होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। 88 है विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है, यही है विकास का कारण। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है कहाँ पर? तो इन दोनों में, बीजों में और तना काट से, इन दोनों में। ओके, 90 नंबर पहुँच गए हम लोग। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहा जाता है परासरण। जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों बताओ? इसका आंसर हो जाएगा वे श्वास नहीं ले पाती। उनका जो गल्फर होता है वो पानी में सांस लेने के लिए बनाया गया होता है, इसलिए वो मिट्टी पर, ज़मीन पर सांस नहीं ले पाती हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो उसके गंध से पहचानते हैं। पूरे कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे गंध से। 94 पर कर लिया हमने। 95 नंबर पर चलते हैं।
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में हमेशा लोहा होती है। ग्लोबिन जहाँ भी आ जाए, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन सब में लोहा जरूर होता है। रक्त में जैसे हीमोग्लोबिन होता है, इसमें भी लोहा का अंश पाया जाता है, आयरन। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको डायलिसिस कहा जाता है। 96 का ए हो जाएगा। 97 निम्न से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, इसीलिए बाहरी रूप से इंसुलिन देना पड़ता है डायबिटीज पेशेंट को। एड्स निम्न कारकों से किसके द्वारा होता है? तो एड्स होता है विषाणु के कारण। 98 का सी हो जाएगा। 99 HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स होता है HIV वायरस के द्वारा। ह्यूमन इनडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा होने वाला रोग एड्स है। निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का। तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर से घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है, इसी कारण से वो वर्णांधता से पुरुष ज़्यादा ग्रसित होते हैं। 101 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन जो एंटीपायरेटिक होता है, ये एक पेड़ से मिलती है। 103 नंबर है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे आप? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन वाले उर्वरक का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाएगा? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। 104 का बी होना चाहिए आंसर। देखते हैं, मैग्नीशियम ही पाया जाता है। ओके। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ओके। इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और पानी मिलता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, कीड़ा खाने वाले पौधे, वो जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खा जाते हैं। 106 का सी हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पौधों के जीवन चक्र की दृष्टि से। 108 है कि पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो पौधों को आकार देने में भी तो मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, भोजन के भंडारण। 108 का मैं पढ़ देता हूँ, इसका आंसर ई दिया है। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन, पोषक तत्वों के जल के वितरण के भोजन, पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। वितरण और भंडारण दोनों में। यह पौधे के पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। एक से ज़्यादा सही होंगे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? तो सिकोआ है सबसे लंबा जीवित वृक्ष, जिसकी ऊंचाई 115 मीटर से अधिक होती है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया है, जो सबसे छोटा जीव होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक कहा जाता है इसको। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन होता है। जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर वो वेजिटेरियन है तो सोयाबीन खा सकते हैं, या मूंगफली वगैरह भी खा सकते हो। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट के जो प्रवर्धन करते हैं, बीच में पेड़ को काट के दूसरे के जड़ लगा देना, किसके लिए किया जाता है? कपास के लिए। गन्ना के लिए किया जाता है ना। गन्ना में जब हम लगाते हैं, देखा होगा खेत में, तो तना काट के ही तो लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, हम लोग करते थे। 112 113 संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो उसको कहा जाता है रेफ्लेसिया कहा जाता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। ओके। 113 पहुंच गए, 120 बाईस तक जाना है। 114 पर चलते हैं। हरगोविंद खुराना किसका आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन का संश्लेषण के लिए उनको सम्मानित किया गया था 1968 में नोबेल पुरस्कार से। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग करने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोपेरिक्स क्या है? तो ये एक है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ओके। आर्कियोपेरिक्स पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए जाते हैं किस में? तो सॉरी, बड़ा गड़बड़ हो रहा है आज। अस्तनी में वर्गीकृत किया जाते हैं डॉल्फिन को, अस्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इसमें गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। 118 पहुंच गए हम लोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये रोग है क्षय रोग, टीबी। 5 लाख भारतीय। रात के समय यह सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं। ये सब बकवास होता है। रात के समय पेड़ के अगर ऐसा कुछ होता तो सारे पेड़ को काट देते। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ये भी गलत है। देखो, आपके बगल में जो आदमी सोया है वो क्या ऑक्सीजन छोड़ रहा है क्या? नहीं, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो छोड़ रहा है ना।
आंसर इसका सी दिया है। सी को याद रखना, बराबर पूछता है ये, लेकिन साइंटिफिक रूप से ये गलत होता है। निम्न से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज को कहा जाता है। ए आंसर हो जाएगा। शर्कराओं में सबसे मीठी है कौन सी? तो फ्रुक्टोज होती है शर्कराओं में सबसे मीठी। 121 नंबर पर हम लोग पहुंच गए। 122 है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो पीछे का भाग जो होता है वो कड़वाहट के लिए होता है। ओके, मानव जीव का अग्र भाग जो होता है आपके जीव का वो मीठे, और पार्श्व भाग कड़वे, और पार्श्व किनारे खट्टे के लिए होते हैं, और अग्र छोर किनारे नमकीन स्वाद के लिए होते हैं। ओके, मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा एक साग है, साग कहा जाता है उसको। 124 है कि फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो फलियों में प्रोटीन होता है ना। 124 का बी होना चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है जो भी होता है। 124 का आंसर दिया है बी, यानी कि फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी ये मददगार होते हैं, आपको पता ही है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो हार्मोन का नाम है TSH। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली का आकार की ग्रंथि होती है। इनमें स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है। यह हार्मोन TSH कहलाता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। जो घेघा रोग होता है उसी की बात कर रहा है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो तब हम होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता पता होगा ना, तो वही होते हैं हम। तो 127 क्वेश्चंस थे इसमें। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, फीडबैक जरूर देना कमेंट करके। और साइंस भी कंप्लीट हो गया। पूर्वावलोकन हमारा जो घटना चक्र का है वो बुक पूरा का पूरा लगभग में कंप्लीट हो गया है। हाँ, बाकी है कुछ सेक्शन बाकी, इकोनॉमिक्स का सेक्शन बाकी है। बाकी इससे करंट अफेयर करना तो बेवकूफ़ी होगा। क्यों इसके करंट अफेयर कर बताओ? 2004-05 के कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ के क्या होगा तुम्हें? तो इससे हम लोग इकोनॉमिक्स अब कल परसों से शुरू कर देंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, बाय।